2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आएंगे पीएम मोदी। कैलाश ओम पर्वत का दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री। भाजपा कर रही विशाल रैली की तैयारी। कांग्रेस कल करेगी सीएम आवास का घेराव। पूर्व सीएम हरीश रावत के नेतृत्व में होगा प्रदर्शन। आपदा प्रभावित किसानों की मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग। 7 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में लेंगे भाग। दौरे को लेकर तैयारियां शुरू। दून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज। 3 दिन तक दून में बॉलीवुड सितारों का रहेगा जमावड़ा। प्रतिभा को मिलेगी नई पहचान। धर्मनगरी हरिद्वार में 23 सितंबर को ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन। देश भर के 35 ब्राह्मण संगठनों से जुड़े हजारों लोग होंगे शामिल। मसूरी बस स्टैंड के पास भूस्खलन में फंसे पर्यटक। प्रदेश के कई जिलों के लिए आज भारी बारिश का येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों की, जहां उत्तराखंड में अगले साल होने वाली लोकसभा चुनाव से पहले मुख्य विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस ने सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। इसी के तहत कांग्रेस ने पहले अंकिता भंडारी समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री का घेराव किया। इस प्रदर्शन में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने अपना सिर भी मुंडवा दिया। वहीं भाजपा ने महिला अध्यक्ष के सिर मुंडवाने को मातृशक्ति का अपमान बताया है। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मुख्य विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस ने सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। इसी के तहत कांग्रेस ने पहले अंकिता भंडारी समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री का घेराव किया। महिला कांग्रेस के मुख्यमंत्री आवास घेराव के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में शनिवार को भी सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। हरीश रावत का कहना है कि सरकार ने आपदा प्रभावित किसानों को जो मुआवजा राशि दी वो बेहद कम है। इसी मुआवजा राशि को बढ़ाने की मांग को लेकर सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। हालांकि भाजपा ने हरीश रावत के इस घेराव के पीछे मीडिया में बने रहने की वजह बताई है। पीड़ित लोगों की सहायता करने में और उनके पुनर्वास में सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। हरिद्वार में और उधम सिंह नगर में जहाँ खेतों में पानी भरा है, बड़े पैमाने पर जो है हर गांव में भरा, बल्कि शहरों में भी पानी भरा, देहरादून में भी भरा, लेकिन वहाँ फसल नष्ट होगी, चरी की फसल नष्ट होगी, धान की फसल नष्ट होगी, गन्ने की फसल नष्ट होगी और अब सरकार 1100 रुपया बीघा उनको मुआवजा दे रही। मांग हमारी ये है कि मुआवजा बढ़ाओ, गन्ने का खरीद मूल्य, क्योंकि देश के अंदर आप जल्दी खरीद मूल्य निर्धारित करिए और ये 450 से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि चीनी के दाम। अब हरीश रावत जी पे कोई विषय बचता नहीं है। समाचार पत्रों में रहने के लिए, सोशल मीडिया में रहने के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम उनको करना ही करना है और हम उनके कार्यक्रम स्वागत करते हैं। उनके विषय, जिन विषयों को आज उठा रहे हैं, हमारे पूर्व पर्यटन मंत्री जी ने हरिद्वार में सब विषय प्रयास करके सारा विषय सबके सम्मुख रखा है और हरिद्वार के अंदर कोई आंदोलन नहीं है, कोई विरोध नहीं है सरकार के प्रति। सामंजस्य, अभी किसानों का आंदोलन हुआ था, उसमें भी जब कृषि मंत्री सब उनसे वार्ता हुई है, समाधान के रास्ते बन रहे हैं। लेकिन विपक्ष है, छपाक की बीमारी है, तो कोई भी आंदोलन करे, मैं उससे कोई आपत्ति नहीं। बता दें कि गुरुवार को भी महिला कांग्रेस ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया था। कांग्रेस का आरोप है कि अंकिता भंडारी की हत्या को 1 साल हो गया है, लेकिन अंकिता को अब तक न्याय नहीं मिला। सीएम आवास कूच के दौरान अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच के लिए महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री ने अपना सिर मुंडवाया। प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ज्योति रौतेला का कहना है कि भाजपा अंकिता के हत्यारों को बचा रही है। वीआईपी के नाम का खुलासा अब तक नहीं हुआ। इसके साथ ही कांग्रेस ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग की है। वहीं भाजपा ने महिला अध्यक्ष के सिर मुंडवाने को मातृशक्ति का अपमान बताया है। पहली बात तो हम सुबह प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, जब मामला न्यायालय पे हो तो न्यायालय के प्रति अविश्वास
प्रदर्शन करने का कांग्रेस काम कर रही है। और कल तो अभी तो केवल शब्दों में कहा जाता था कि कांग्रेस हमारी संस्कृति का अपमान करती है, लेकिन कल मातृशक्ति के बाल मुंडवा कर, मैं नहीं मानता कोई बहन स्वतः अपनी मर्जी से बाल मुंडवा रही हो, बाल मुंडवा कर हमारे उत्तराखंड की उस सनातनी संस्कृति को अपमानने के बहुत तरीके हैं विरोध करने के। उपवास हो सकता है, धरना हो सकता है, गिरफ्तारियां हो सकती हैं, लेकिन देवभूमि के अंदर मुंडन करके मातृशक्ति का अपमान करने का काम भी कांग्रेस के लोगों ने किया है। तो इसलिए आई कि 1 साल हो गया अंकिता भंडारी के केस को। सरकार ने उस वक्त बहुत हड़बड़ी में अंकिता के मुख्यमंत्री जी अंकिता के घर गए, पूरे बीजेपी के लोग गए, हम लोग भी गए और बड़े बड़े वादे उस वक्त करें। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी ना तो अंकिता भंडारी का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया गया, तो मुझे लगा कि हम लोगों को कुछ तो ऐसा करना पड़ेगी। लोग जो भूलने लग गए अंकिता भंडारी केस को, जो सरकार इस केस से सबका ध्यान हटाने लग गई है, इसके लिए क्या करें। तो सरकार को श्रद्धांजलि के रूप में कल महिला कांग्रेस ने अपने बाल मुंडवा के ये प्रदर्शन करा। सरकार को ये बताया कि इस प्रदेश की महिलाएं, इस प्रदेश की बेटियां, इस प्रदेश की बहनें कमजोर नहीं हैं। कुल मिलाकर 3 दशक के बाद एक तरफ जहां सरकार महिला आरक्षण बिल को महिला सशक्तिकरण की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की महिला नेताओं को अपना सिर मुंडवाना पड़ रहा है, जो कि बेहद चिंताजनक है। सवाल ये है कि क्या महिला कांग्रेस के पास विरोध का कोई और रास्ता नहीं था? क्या कांग्रेस का एक के बाद एक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना चुनाव की तैयारी है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबर लक्सर से है, जहां धर्मनगरी हरिद्वार में 23 सितंबर को ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। हरिद्वार के पंथदीप मैदान में कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें देश भर के 35 ब्राह्मण संगठनों से जुड़े हजारों लोग शामिल होंगे। ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन करने वाले पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर बताया कि कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ब्राह्मण महाकुंभ के दौरान आर्थिक आधार पर आरक्षण, ब्राह्मणों को पेंशन और राजनीति में हिस्सेदारी समेत 11 सूत्रीय मांगों पर चर्चा की जाएगी और उन मांगों को केंद्र सरकार के सामने रखा जाएगा। यदि सरकार उनकी मांगों को पूरा करने पर विचार नहीं करेगी, तो आगामी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कड़े निर्णय लिए जाएंगे। अगर ऐसा नहीं सरकार ने हमारा करा तो हम आने वाले चुनाव में समस्त भारतवर्ष के समाज, इसीलिए समस्त संगठनों का आवाज। जी, मैं तो प्रदेश अध्यक्ष अखिल ब्राह्मण उत्थान महासभा का हूँ, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के राष्ट्रीय लेवल पे जितने भी संगठन हैं और प्रदेश के सारे 32 संगठन, यहाँ टोटल हिंदुस्तान के सारे ब्राह्मण एक मंच पर आ रहे हैं। गैर राजनीतिक तरीके से, गैर राजनीतिक मंच है, यहाँ कोई राजनीति नहीं हो रही है। और इसी रामनगर, इस हरिद्वार पवित्र गंगा नगरी से एक संदेश जाएगा पूरे देश में, जो सारे ब्राह्मण एक मंच पर हैं और सरकार को हमारी 11 सूत्री मांगें माननी पड़ेगी। जो ब्राह्मण महाकुंभ में ये पहली बार हमारा आह्वान है कि हम एकजुट होकर के ब्राह्मण एकता का परिचय देने जा रहे हैं, जिससे सरकार को, हम केंद्र सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि समस्त जो ब्राह्मण समाज है, ब्राह्मण है, वो एकजुट है और हमारी 11 सूत्री मांग इस महाकुंभ के माध्यम से हम रखने जा रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण अधिकारों से वंचित है, हर किसी की आलोचना का केंद्र है। तो हम चाहते हैं कि हम अपनी एकता दिखाएं, जैसे दूसरे समाज को, धर्म को जो है सरकार हर तरीके से फैसिलिटी दे रही है। हम अपनी इस समस्त ब्राह्मणों के, जितने भी भारतवर्ष में 35 करोड़ से अधिक ब्राह्मण हैं, उनको एक मंच पे ला करके संदेश देना चाहते हैं इस महाकुंभ से। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार के शिवालिक नगर में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की नई शाखा का उद्घाटन किया। बता दें कि हरिद्वार में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की यह पहली शाखा है और 7 करोड़ रुपए से इसकी शुरुआत की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रिबन काटकर नई शाखा का उद्घाटन किया। उन्होंने नई शाखा खोलने पर बैंक प्रबंधन को बधाई दी है। बता दें कि नई शाखा खुलने से हरिद्वार के किसान, उद्योगपति और व्यापारियों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी बैंकिंग सुविधाओं का बड़ा लाभ मिलेगा। वहीं बैंक प्रबंधन ने बताया कि उनकी नई शाखा में केंद्र सरकार द्वारा सभी संचालित सभी योजनाओं के तहत ऋण देने की सुविधा है और उनका प्रयास रहेगा कि हरिद्वार के लोगों को अन्य बैंकों की तुलना में बेहतर सुविधाएं दी जाएं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र आज के समय में
भारत में उभरती हुई बैंकों में से है। हम मिड साइज बैंक हैं। हमारी पूरी भारत में लगभग 2300 ब्रांचेज हैं। उत्तराखंड की ये 16वीं ब्रांच की आज हमने उद्घाटन की है और निश्चित तौर पे उत्तराखंड के और हरिद्वार के लोगों की सेवार्थ ये उद्घाटन हुआ है और प्रधानमंत्री के आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा चलाए गए सारी योजनाएं जैसे पीएम स्वनिधि, अभी विश्वकर्मा योजना का आह्वान किया है उन्होंने, तो इन सब में हमारा पूर्ण सहयोग, जनता के उत्थान में, उनके समाज के उत्थान में पूर्ण सहयोग है। साथ ही आपको जैसा हमने बताया कि आज हमारी ये शाखा 7 करोड़ के बिजनेस के साथ स्टार्ट हुई है, जिसमें 3 करोड़ का डिपॉजिट और 4 करोड़ का एडवांसेज है। यहाँ के स्थानीय जो हमारे व्यवसायी हैं, ग्रामीण लोग हैं, जो फार्मर्स हैं या जो परिवहन का काम कर रहे हैं, तमाम जो व्यवसाय कर रहे हैं, तो उनके लिए एक नया एक और बैंक यहाँ पर शुरू हुआ है। और जैसे यहाँ पर आज शुरुआत हुई है, कुछ लोगों के ऋण भी यहाँ पर स्वीकृत हुए हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है कि बहुत कम समय में और लोगों को सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। मुझे भी बताया गया कि पिछले 6-7 महीने में बैंक ने एक देश में कीर्तिमान स्थापित किया है, महाराष्ट्र बैंक ने, तो इसीलिए ये सब हो पाया है कि। खबर हरिद्वार से है, जहां जगत गुरु भगवान श्री चंद्राचार्य महाराज की 529वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन और श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन द्वारा संयुक्त रूप से बैंड बाजों और भव्य झांकियों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में साधु संत पहुंचे। शोभा यात्रा में पहुंचे स्वामी रामदेव ने कनाडा और भारत के बीच हुए विवाद को लेकर कहा कि गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक सिखों की परंपरा राष्ट्रीय धर्म और आध्यात्मिक धर्म पर आधारित रही है। देश की एकता, अखंडता और सनातन धर्म के लिए हमारे सिख धर्म गुरुओं ने अपना बलिदान दिया है। साथ ही कहा कि जो लोग खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं वह सिख धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करते और सनातन धर्म पर गठबंधन के कुछ नेताओं द्वारा दिए गए बयान पर रामदेव ने कहा कि जो सनातन का विरोध कर रहे हैं 2024 में उनका मोक्ष हो जाएगा। वहीं संसद के पास हुए महिला बिल को लेकर स्वामी रामदेव का कहना है कि मातृशक्ति को गौरव देने के लिए देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को युगों तक याद रखेगा। गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी तक सिखों की गौरवशाली परंपरा राष्ट्र धर्म, अध्यात्म धर्म के पर आधारित रही है और देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमारे सभी सिख गुरुओं ने अपना सर्वस्व बलिदान दिया है, आहूत किया, सर्वांश दानी। ऐसे उन गुरुओं की गौरवशाली परंपरा में कुछ लोग कनाडा में, कुछ छुटपुट और ऑस्ट्रेलिया में, कुछ ब्रिटेन में वो खालिस्तान का झंडा उठाए फिरते हैं और भारत को बदनाम करते हैं। सबके सब सिख भाई वो भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के साथ में कुछ सिर्फ लोग सभी वर्गों में होते हैं, उनको सिख धर्म का प्रतिनिधि नहीं मानना चाहिए। गठबंधन के जो भी लोग सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं 2024 में उनका ही मोक्ष हो जाएगा। मातृशक्ति को भी गौरव देने के लिए जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विधेयक पास किया है संसद में महिला आरक्षण का, अब मातृशक्ति को भी गौरव प्राप्त होगा और ये मातृशक्ति और पूरा राष्ट्र देश के प्रधानमंत्री को कृतज्ञता पूर्वक युगों तक याद करेगा। ऐसा एक कालजयी कार्य प्रधानमंत्री जी ने किया। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून में सिल्वर सिटी सिनेमा हॉल में 8वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया। इसमें स्थानीय कलाकारों के साथ फिल्म जगत की कई हस्तियां भी प्रतिभाग करेंगी। फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर राजेश शर्मा ने कहा कि मुंबई से आने वाले फिल्म स्टार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर यहां के लोकल टैलेंट से 1-to-1 और डिस्कशन करेंगे। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड सरकार की नीतियों के लिए भी धन्यवाद दिया कि देश के बड़े कलाकारों का यहाँ रुझान बढ़ा है। कार्यक्रम के जरिए युवा प्रतिभाओं को निखारने के लिए गोल्डी मसाले के MD ने भी सहयोग किया। साथ ही फिल्म फेस्टिवल की टीम को बधाई दी।
और इसकी एंट्री एकदम फ्री है 10 AM to 10 PM। इसमें हम लोग फिल्म्स की स्क्रीनिंग कर रहे हैं और स्टार्स जो बॉम्बे से आ रहे हैं, फिल्म डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स एंड एक्टर्स, वो जो यहाँ के जो लोकल हमारा टैलेंट है उनसे 1-to-1 डिस्कशन करेंगे, पैनल डिस्कशन करेंगे और उनकी जितने भी उनके माइंड में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उनके साथ वहीं पे सॉल्यूशंस निकालेंगे, उनका प्रॉब्लम बताएंगे। और जहाँ तक सवाल है उत्तराखंड सरकार का टुवर्ड्स द फिल्म फेस्टिवल, उन्होंने अपनी इतनी अच्छी पॉलिसीज़ बना ली हैं कि आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि आज की डेट में 50 से ज़्यादा फिल्मों की शूटिंग ऑलरेडी उत्तराखंड में हो रही हैं या हो चुकी हैं। और आज की डेट में भी बड़े बड़े फिल्म स्टार्स यहाँ पर आके शूटिंग कर रहे हैं 1-1 महीने 2-2 महीने के लिए। तो इसका इफेक्ट मुंबई फिल्म इंडस्ट्री पे और इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री पे जरूर आ रहा है। सालों से चल रहा है, लेकिन उत्तराखंड की सरकार ने ये जो पहल करी है ये बहुत ही अच्छा विषय है, क्योंकि आज पॉलिसीज़ के आधार पे उत्तराखंड में दार्शनिक रूप में वो सब कुछ मौजूद है जो विदेशों में मौजूद है। इसीलिए उत्तराखंड सरकार की तारीफ़ कम करी जाए जितनी भी कम है कि आज इन पॉलिसीज़ के तहत हमारे मेक इन इंडिया के पहल को आगे बढ़ाते हुए आज यहाँ की पहाड़ियों में, यहाँ की नदियों में, यहाँ के सीनिक व्यूज़ में वो सारी चीज़ें हैं, केवल सुविधाएं नहीं थी जो उत्तराखंड सरकार अब प्रस्तुत करा रही है। खबर विकास नगर से है, जहां मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत दूसरे चरण में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से जगह जगह से मिट्टी और चावल एकत्र किए जा रहे हैं। इसी क्रम में नगरपालिका परिषद विकास नगर द्वारा प्रत्येक वार्ड से मिट्टी और चावल एकत्र किए गए, जिसके चलते वार्ड नंबर 10 और वार्ड नंबर 4 में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में मौजूद लोगों को नगरपालिका अध्यक्ष शांति जुआठा ने शपथ ग्रहण करवाई। मेरा देश अमृतकाल चल रहा है, जो कि हमने 15 सितंबर से शुरू कर दिया गया है। ये इस समय मेरा माटी मेरा देश का, जो कि घर घर जाके ऐसा कार्यक्रम था हमारा बहुत पहले शुरू हो गया था। ये 15 अगस्त से शुरू कर दिया गया था, लेकिन इस समय 15 सितंबर से घर घर प्रत्येक वार्ड में, हमारे 11 वार्ड हैं, एक वार्ड से शुरू हो गया। अभी हमारा ये 11 वार्ड 10वां वार्ड है और कम से कम हमारे कितने वार्ड हो गए? 11 वार्डों में चल रहा है। 4 वार्ड हो गए हैं। जितने हमारे पूरे वार्ड में ये कार्यक्रम चल रहा है। खबर नैनीताल से है, जहां राजकीय बीडी पांडे जिला अस्पताल में यूट्यूबर अमित शाह की मौत के बाद परिजनों व अन्य द्वारा जिला अस्पताल में किए गए प्रदर्शन के बाद जिला अस्पताल के चिकित्सकों में रोष बना हुआ है। अस्पताल के चिकित्सक विरोध प्रकट करते हुए हॉस्पिटल में उपद्रव मचाने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं और डॉक्टरों और अस्पताल कर्मियों ने उनकी मांगें पूरी न होने पर पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अस्पताल का स्टाफ डरा हुआ है और इस तरह के माहौल में कार्य करने में असमर्थ है। सुविधाएं तो खुली हुई हैं, लेकिन ये लोगों के व्यवहार की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, इतने आदमी परेशान हो रहे हैं। कहाँ दूर दूर से आए हैं, अल्ट्रासाउंड वाले और अदर सेक्शन वाले सब यहाँ लाइन में खड़े हैं। शाम को जाना है, बारिश का मौसम है, ऐसे मौसम में कहाँ मतलब है ये स्ट्राइक अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने ये इस टाइप से यहाँ के लोगों को तंग किया है, स्टाफ को तंग किया है, डॉक्टरों को तंग किया है, ये गलत बात है। से घूम रहे हैं लेकिन कोई देखने को तैयार नहीं है, बहुत परेशानी है। बीडी पानी वाला कहाँ जाए, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई ऐसे डॉक्टर नहीं बैठते हैं यहाँ जो दिखाएं बच्चे को। और 3 दिन से बुखार आ रहा है, कहाँ लेके जाए, हल्द्वानी जाते हैं बहुत दिक्कत होती है, आने जाने में खर्चा लगता है, पैसा है नहीं, किसी पास नहीं है। हमारे मरीज ऐसे वापस जाएंगे तो क्या कैसे चलेगा? मेरा कितना गंभीर मरीज था जो चला गया कल वापस, तो मैं कहाँ भेजती उसको? प्राइवेट में तो जाएगा ना, हल्द्वानी जाएगा, इतना पैसा भी नहीं है। फिर मैंने उससे कहा कहीं स्वास्थ्य कार्ड लगता है साई वगैरह में, अगर तुम्हारे पास है तो तुम कर लीजिए। लेकिन हमारे मरीजों की तो आफत आ रही ना, तो लोग तो अपनी नेतागिरी दिखा देंगे, नेतागिरी चमकाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हमारा क्या होगा, हमारे मरीजों का क्या होगा? 9/2023 को जो हमारे अस्पताल में जो घटना घटित हुई थी, अराजक तत्वों द्वारा जो हमारे अस्पताल में आगजनी की कोशिश की गई थी या तालाबंदी की कोशिश की गई थी, और इसी क्रम में आज 22 हमने इसके लिए हमने जो है पूरे हमारे आला अधिकारियों को हमने सूचित किया था, और साथ साथ डीएम महोदय और समस्त जो है स्वास्थ्य महोदय को भी हमने सूचित किया था। लेकिन अभी तक जो है हमें न कोई कार्रवाई हुई है इन तत्वों के खिलाफ, न ही कोई आश्वासन दिया गया है। तो इसी क्रम को हमने आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारे बीडी पांडे अस्पताल की संघर्ष समिति है, इसने एक निर्णय लिया है कि जब तक ये हमारी कोई मांगें पूरी नहीं होती है, जब तक हमारा जो आश्वासन नहीं दिया जाता है, तब तक जो है
हम लोग जो है ओपीडी का कार्य बहिष्कार करेंगे। अगर आगे इस तरह से अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम संपूर्ण पूर्ण बहिष्कार के लिए विवश होंगे। खबर बड़कोट से है, जहां दयाराम सिंह रावत रवल्टा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़कोट सुविधा के अभाव में संचालित हो रहा है। यात्रा का मुख्य पड़ाव होने के बावजूद भी इसे रेफर सेंटर बना रखा है। 10 बेड के हॉस्पिटल में एक बेड पर 2 से 3 मरीज एडमिट किए हुए हैं। ऐसे में खुदा ना खास्ता अगर कोई संक्रमण फैलता है तो जवाबदेही किसकी होगी? हॉस्पिटल में डॉक्टर तो हैं लेकिन नशे नहीं है। इतना ही नहीं, एक सफाई कर्मी तक की व्यवस्था भी नहीं है। भाजपा सरकार के पूर्व विधायक केदार सिंह रावत ने यात्रा काल के समय दयाराम सिंह रावत रावल्टा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़कोट में एक आईसीयू रूम बनवाया। बाकायदा मशीनें लगाई गई, लेकिन बिना ऑपरेटर व डॉक्टर के आईसीयू रूम धूल फांक रहा है। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का भी इस ओर कोई ध्यान नहीं है। तो लगभग सभी हैं हमारे यहाँ, लेकिन स्टाफ नर्स की बात करें तो उसमें शॉर्टेज है। अभी हमारे यहाँ पीआरडी से 2 स्टाफ नर्स की पोस्टिंग भी है, जो कि 3 महीने के लिए है, और 2 स्टाफ नर्स की अभी शॉर्ट है। और वार्ड बॉय में भी हमारे पास 2 वार्ड बॉय की शॉर्टेज है। और स्वीपर भी की शॉर्टेज। स्वीपर को हमने अभी टेम्पररी व्यवस्था पे सीपीएस के थ्रू यहाँ पे पोस्टिंग की है, उनके द्वारा काम चल रहा है। देखिए, वैसे तो ये 10 बेडेड हॉस्पिटल है, और अगर कभी कभी मरीज की संख्या ज़्यादा होने की वजह से कई बार पेशेंट जो है वो एक बेड में 2 पेशेंट लेटा देते हैं, क्योंकि पेशेंट की ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये करना पड़ता है कभी। रुड़की के थाना भगवानपुर क्षेत्र के ग्राम मानूबास क्षेत्र में खनन माफियाओं की दबंगई का मामला सामने आया, जहां खनन माफियाओं के द्वारा लगातार नदियों का सीना चीरकर अवैध खनन दिन रात किया जा रहा है। और मानूबास में किसान के द्वारा खेत में खनन का ट्रैक्टर ले जाने व रास्ता खराब किए जाने का विरोध करने पर किसान के घर में घुसकर महिलाओं से भी मारपीट और अभद्रता कर डाली। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि उन्हें इंसाफ मिले, जिसके पुलिस को तहरीर भी दी गई है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अवैध खनन का यह खेल सालों साल से यहाँ चल रहा है। नदी का कच्चा माल खनन सामग्री को खनन माफिया क्षेत्र के ही हरिगंगा स्टोन क्रशर पर डालते हैं और दिन रात इस रास्ते पर बेरोक टोक अवैध खनन के वाहन चलते रहते हैं, जिससे कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। भाई साहब, कल हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे यहाँ एक गांव से नदी में रास्ता जाता है, उसी पर हमारा चाचा जी का खेत पड़ता है मान सिंह जी का। तो कल वहाँ पर जो अवैध खनन वाले ट्रैक्टर ट्रॉली थे, वहाँ 5-6 ट्रैक्टर धसे। हमने चेतक कर्मियों को सूचना दी, इंस्पेक्टर साहब को सूचना दी, इनके खेत में ट्रैक्टर बांट दिया, मुंजी धान की फसल होगी बर्बाद धंसने के बाद। इंस्पेक्टर साहब ने चेतक कर्मी भेजे, चेतक कर्मी हमें आश्वासन देंगे कि कल से आपके इस घाट पर हम ट्रैक्टर नहीं चलने देंगे, बंद कर देंगे। कोई बात नहीं, हम संतुष्ट हो गए जी। उसके बाद सुबह क्या काम होता, सुबह 5 ट्रैक्टर वहाँ पर फिर धसे, फिर इसके खेत में नुकसान हुआ। तो इन्होंने एक वीडियो बनाकर उनकी और वहाँ भेज दी थाने में। तो थाने में जैसे इन्होंने वीडियो भेजी, उसी के तुरंत 15 मिनट के बाद जिसके वो ट्रैक्टर थे, वो 10-15 व्यक्ति इकट्ठे होकर यहाँ अब इसका घर है सामने, इस घर पर पहुँचे। घर पर पहुँचने के बाद इसकी स्कूटी खड़ी थी, यहाँ का गाली गलौज करी कि स्कूटी वाला कहाँ है, इसे बुलाओ, इसे हम सही करेंगे, इसका गोली मारेंगे। हमारी माता बहन थी अंदर, उनके साथ बदतमीजी करी, जैसे हमने इसे फ़ोन करके बुलाया, ये अंदर घर में चला गया। वे महिला हमारे सज्जन परिवार लड़ाई की डर से घर में लेगी, वो अंदर घर में घुस के घर में से खींच कर लाए। ये देखो एक कुर्ता भी इसका यहाँ से फट गया, खींच उसमें मारपीट में। और महिलाओं की जो हाथ में चूड़ियाँ होती है पहनने की, 1-2 महिलाओं के हाथ में वो चूड़ी भी बड़ी है। उत्तराखंड खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।